तो आज हम थर्मल एनर्जी और बोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसमें सबसे पहले आता है वो अपने पास आता है थर्मल एनर्जी। ये क्या होता है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर एक कंटेनर है जिसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका इसमें कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन है और नीचे से हमने इसको हीट दी। हीट देते ही हीट जैसे हमने इसको दी, वैसे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उस हीट के थ्रू उनके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। हीट भी एक एनर्जी होती है और एनर्जी आपको पता हो, ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हीट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी इन एटम के पास और एनर्जी आएगी। जैसे इनके पास इस हीट के कारण जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आती है, फिर ये रैंडमली मूव करने लग जाएंगी, ठीक है ना। जैसे आप एक पतीले में पानी डाल के गैस पे चढ़ाते हो तो स्टीम निकलती है ना, उस टाइप से। तो इन मॉलिक्यूल्स को जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, उस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी को ही, या जो इनको एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिलती है बाय हीट, उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। और इस एनर्जी को पाकर, जो हीट के थ्रू इनको जो एनर्जी मिली है इन मॉलिक्यूल्स को, इनको जैसे ही पाएंगे तो ये मोशन में आएंगे, ठीक है। जैसे इनको मिलेगी तो भाई रुकेंगे थोड़ी एक जगह पे। एनर्जी मिलते कौन रुकता है एक जगह, भागते ना इधर उधर। तो वैसे इनको जैसी एनर्जी मिलेगी, ये मोशन और तेज़ मोशन में आ जाएंगी। तो जो ये मोशन होता है बाय हीट, इसको हम कहते हैं थर्मल मोशन, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, तो हम इसको क्लियरफाई करते हैं भाई ये क्या होता है, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनमें क्या मतलब, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली, तो वो हम समझते हैं। तो यहाँ हम थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा है कि डिफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, हमने इसे पहले पढ़ा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, सॉरी इंटरमोलिकुलर होता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। जैसे H2O और एक और H2O को मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जिनके कारण आपस में कनेक्ट होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है। तो अगर यहाँ मान लें हमारे पास कितनी स्टेट होती हैं एक मैटर की, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर हम इसमें देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तभी तो गैस होती है मतलब सॉरी तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो दूर दूर होते हैं ना। ऐसे अगर हम एक बलून लें तो यहाँ पे इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच में एक्चुअली कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम होता है, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप, ठीक है। वहीं अगर आप लिक्विड की बात करो तो इनमें गैस की कंपेरिजन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इनकी गैस के कंपेरिजन में कोई कुछ ज़्यादा होता है। अगर एक गिलास में वाटर लो तो इनके बीच में, और सॉलिड तो आपको पता ही है, अगर आइस लो तो ठीक है, तो इनमें काफ़ी पास होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर देखे जाए तो गैस में सबसे कम होता है, क्योंकि एक्चुअली अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मीन्स है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना, आपस में कनेक्ट होते हैं वो, तो गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स अपने पास बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने पास इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर जो गैस है, अगर हम किसी कंटेनर में लें इसको, ठीक है, तो कंटेनर में ले तो ये देखो वैसे फैली हुई है, ऐसी चीज़ के अंदर लेते हैं जो स्क्वीज़ कर सकें, जिसको हम ना, मान लो एक बलून है तो उसके अंदर जो गैस है, अब उसको हम स्क्वीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको दबा रहे हैं हम। तो अगर हम इतना प्रेशर लगा दें उसके ऊपर कि उसकी मॉलिक्यूल्स अगर आपस में नज़दीक आ जाएं, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ये पास आएंगे, अगर हम इसको स्क्वीज, जैसे मान लो कुछ ये कंटेनर है, कुछ भी है, इसको हम स्क्वीज करें तो ये आपस में जो ये
मॉलिक्यूल सेट हैं, ये आपस में नज़दीक आएंगे, तो इनके बीच में क्या 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 लग जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे हम पास में लाएंगे तो जैसे इनमें फोर्स लगेगा तो ये नेक्स्ट स्टेज में आ जाएंगी लिक्विड में। हमारे एसी में यही वर्क करता है, जो एयर कंडीशनर होते हैं ना उसमें यही सिस्टम वर्क करता है कि वो कंप्रेस करता है, कंप्रेस के थ्रू हमें जो ठंडी ठंडी हवा मिलती है ना उसके थ्रू। तो ये इस तरीके से काम करता है अपने पास, ठीक है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये वर्क करता है। वहीं अगर आप थर्मल एनर्जी की बात करो तो थर्मल एनर्जी में क्या होता है, कोई कंटेनर है उसमें कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमने उसको हीट दी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वैसे भी वो ज़्यादा मोशन में आ जाते हैं, वो जैसे फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो सॉलिड में तो अपने पास सब कुछ पास पास होता है, एकदम जुड़ के रहते हैं, तो इतना फ्रीली मूव नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है। थर्मल एनर्जी इसका मतलब सॉलिड में सबसे कम होती है, ठीक है ना। सॉलिड में थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी। फिर लिक्विड में जैसे ही उनको हीट मिलती है, जितना वो फ्री मूव करेंगे ना, जितना वो फ्री मूव करेंगे उसकी थर्मल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि गैस में सभी मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इसको हीट मिलेगी तो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो बस इंटरमोलिकुलर और थर्मल में ये डिफरेंस है कि एक में आपको फ्रीली मूव होते हैं मॉलिक्यूल्स और एक में पास होना ज़रूरी, एक में दूर होना ज़रूरी, ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी अगर हम सॉलिड से गैस की तरफ हैं तो इस तरफ बढ़ेगी अपने पास। और थर्मल एनर्जी जो है वो मोस्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं किसी कंटेनर में, किसी सॉल्यूशन या गैस के अंदर, उतनी ज़्यादा उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये थर्मल एनर्जी को हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये टेम्परेचर की, ठीक है। तो एक्चुअली ये बस सिंपल सा थोड़ा थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा कहीं काम आ जाए बाई चांस। अब अपने जो मेन जो अपने पास आता है वो आता है कि गैस, हम गैस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लोअर क्लास में देखे जाए तो गैस हम केवल नॉर्मल पढ़ते हैं, भाई गैस ऐसे होते हैं, ये टाइप की गैस होती हैं, लेकिन अब हम यहाँ आके थोड़ा गैस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जाके आप लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके आगे जाके आप सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कि गैस कैसा बिहेव करती है, गैस में क्या क्या कौन से फोर्स लग सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन में डिपेंड करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है, तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम गैस के बारे में बात करेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, अब एक पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें 118 एलिमेंट होते हैं जो हमने आज तक डिस्कवर किए हैं, आर्टिफिशियल क्रिएट किए हैं, तो 118 होते हैं, ठीक है। एक पीरियोडिक टेबल में देखो तो आप एलिमेंट्स देखो तो 118 होते हैं, जिसमें केवल 11 एलिमेंट, 11 एटम्स ओनली गैस होते हैं, बाकी सभी अपने सॉलिड लिक्विड में होते हैं। लेकिन बस ओनली 11 होते हैं जो गैसेज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होता है इनका, ठीक है ना, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। लगभग सभी नोबल गैसेज होते हैं वो तो गैस ही होती है, ठीक है। अगर आप देखो बाय ओशन, जो अपने पास समुद्र है, अपने ओशन है, इनके कारण क्या होता है, कुछ गैसेज बनती हैं, ठीक है ना, कुछ गैसेज का मिक्सचर बनता है जो अपने ऊपर एक लेयर क्रिएट करते हैं जिसके नीचे हम रहते हैं। जो सबसे लोअर लेयर होती है अपने एटमॉस्फेयर में, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो सबसे लोअर लेयर होती है, जो ग्रेविटी है उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, उस पर ग्रेविटी का वो फोर्स वो कनेक्ट होता है। जो अपने पास जो रेडिएशन होते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं अपने शरीर के लिए, वो उनको रोकती है, ठीक है। वो लेयर हमारे प्रोटेक्शन का ही काम करती है। तो उस लेयर के नीचे जो सबसे लोअर लेयर है अपने पास ट्रोपोस्फेयर, उस लेयर में होती है जैसे डाइऑक्सीजन या डाइनाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या जो वाटर वेपर होते हैं ना जिसके हम बरसात होती है, तो ये इसमें हमारे पास ये गैसेस के फॉर्म में हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर, या हमारे एटमॉस्फेयर में देख लो या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में कहीं भी देख लो, तो गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि गैस का क्या लॉ लगते हैं उसके ऊपर, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम शुरू में गैस प्रॉपर्टी को जानने की ट्राई करें कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बड़ा सिंपल है। तो गैसेस की जो प्रॉपर्टी होती है उनको जानने के लिए हमें कुछ फैक्टर जानने होते हैं, जैसे किसी मॉलिक्यूल या एटम का मास, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर,
ठीक है, ये हमें जाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तब हम किसी गैस की प्रॉपर्टी जान सकते हैं। वैसे गैस की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती हैं कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है लगभग। सिंपल है, अगर आप अगर आप किसी बलून में कुछ गैस हो तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो बांध के रखता है, अगर गैस की बात करें तो लगभग नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ये होता है मिनिमम। सेकंड बात करें तो हाईली कंप्रेसिव होते हैं। हाईली कंप्रेसिव मीन्स हम इनको प्रेस कर सकते हैं, है ना। अगर एक बलून के अंदर हमारे पास गैसेस हैं तो हम इनको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी फॉर्म में कहीं भी गैस है तो हम अगर उस कंटेनर को या कुछ भी जिसके अंदर वो है अगर उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं तो कर सकते हैं, तो ये हाईली कंप्रेसिव होते हैं, ये हाईली कंप्रेसिव होते हैं, ठीक है। सिंपल है ये तो आपको। जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है वो होता है कि जो इनका जो गैसेस का जो वॉल्यूम एंड शेप है वो फिक्स नहीं होता है ना, नॉट फिक्स्ड। बस जगह थोड़ी कम है इसलिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो इनका जो गैसेस का जो वॉल्यूम एंड शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। सिंपल सी बात है यार, आप गैस को कहीं भी डाल सकते हो, है ना। हमारे आसपास हर जगह गैस ही गैस है, तो इनका वॉल्यूम एंड शेप फिक्स नहीं होते हैं। अगर फोर्थ बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं, या सॉरी जो भी नहीं, मतलब अगर मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो तो वो अगर किसी कंटेनर में हैं कहीं पर भी हैं तो वो इक्वली हर तरफ इक्वली प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, मतलब इक्वली प्रेशर लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि गैस के अराउंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। मान लो इस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर होते हैं गैसेस में, तो इसलिए ये ईजली, क्योंकि और जैसे लिक्विड की बात करो या सॉलिड की बात करो तो उस पर एक मॉलिक्यूल है या एटम है, उसके अराउंड अगर उसके पास दूसरा मॉलिक्यूल होता है तो उसका काफ़ी इफेक्ट होता है उसके ऊपर, तो इक्वली नहीं प्रेशर एग्जर्ट कर पड़ता। लेकिन यहाँ ये आपस में दूर दूर काफ़ी होते हैं, तो ये इक्वली हर तरफ चारों तरफ इक्वली प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, ठीक है, इक्वली प्रेशर। तो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो होता है कि इसकी लोअर डेंसिटी होती है, ठीक है, लोअर डेंसिटी होती है। लोअर डेंसिटी मीन्स होता है कि भाई एक बहुत सी कम जगह पर बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो कि लोगों की बात करें तो एक छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं छोटी सी जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं तो उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये डेंसिटी होती है कि एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होना। तो सिंपल सी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर होते हैं तो इसकी जो डेंसिटी है वो आराम से, यहाँ के मॉलिक्यूल्स आराम से रहते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है बहुत कम होती है। सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है ना, क्योंकि भाई पास होते हैं सभी। और जो इसका सिक्स्थ पॉइंट है वो है कि हम किसी भी दो गैसेस को ईजिली आपस में मिक्स कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। जैसे अगर हम किसी पानी में अगर हम चीनी मिलाएं तो हम उसको मिक्स करने के लिए हमें थोड़ा चम्मच घुमाना पड़ता है ऐसे, लेकिन गैसेस में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपस में ऑटोमेटिकली आपस में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ गैस प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारे आगे काम आएगी, ठीक है। हाँ, हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लिया है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज करके, इन गैसों का यूज करके पहले साइंटिस्टों ने इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए इन गैसों के ऊपर। उनके बाद उन्होंने कुछ रूल्स बताए कि भाई अलग अलग टाइप में, अलग अलग सिचुएशन में गैस कैसे बिहेव करती है, वो हमको बताया। वहीं हम यहाँ पढ़े। जो सबसे पहले जो अपने पास लॉ आता है, गैस का लॉ आता है, वो आता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। जो सबसे पहले अपने पास आता है वो आता है बॉयल्स लॉ। ये लॉ है, ये सिंपल सी बात कहता है, अगर मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर, इसके अंदर कोई गैस है, ठीक है,
और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट। इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो है कांस्टेंट। तो इनका जो प्रेशर एंड वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो जितने भी लो आएंगे, गैसेस की लो आएंगी, हमें तीन भाग में इसको तीन चीज़ों में ही, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बॉयल्स जो लो है इसमें सबसे पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया। अब हम देखते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन हमें मिल सकता है। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, देखो दिमाग लगाना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब मान लो इस कंटेनर को मैं दबा सकता हूँ या स्क्वीज कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको स्क्वीज करता जाऊँ वैसे वैसे जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, देखो अभी ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने वॉल्यूम में फैले हुए हैं, ठीक है, इजीली आराम से फ्रीली दूर दूर अपने आप से फैले हुए हैं ये, ठीक है, ये इजीली अपने दूर दूर फैले हुए हैं। अब मैं इस कंटेनर को मैं इसको स्क्वीज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ ले रखा है जिसको मैं स्क्वीज या दबा सकता हूँ। अब जैसे जैसे इसको दबाता जाऊँगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो वॉल्यूम है, मतलब ये जो एरिया में है ये कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इसको दबाऊँ तो जैसे जैसे वॉल्यूम भी कम होता जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। कम अगर आप बलून को लो, उससे अगर उसके अंदर जो गैस होती है, अगर हम बलून को स्क्वीज करें, दबाएं, तो वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में पास आ जाते हैं, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये रूल यही कहता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा दो, मतलब इस कंटेनर की जो साइज है उसको बढ़ा दो, तो गैस फैल जाएगी उसमें। तो हम प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। गैस तो कहीं भी फैल सकती है। तो ये जो बॉयल्स लॉ है ये बताता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए इसके अंदर। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो एक अलग इफेक्ट आता है इसके अंदर। तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना नीडेड है इसके अंदर। तो अगर हम इसी को देखें तो हम इसको एक ऐसे लिख सकते हैं, इस वी को इधर लिए और एक कांस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हम इसको कोई कांस्टेंट नाम दे, जैसे के, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट है, इसको हम नाम देते हैं। मान लो एक टाइम पर कुछ टेम्परेचर था इसका, ठीक है, मान लो कि एक टाइम पर कुछ टेम्परेचर था इसका, सॉरी हाँ सॉरी तो इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो हम इस पे एक प्रेशर लगाते हैं, एक टाइम पर कोई प्रेशर लगाते हैं, मान लो कुछ 1.2 बार का हमने इस पे प्रेशर लगाया, ठीक है। तो 1.2 बार्स का हमने इस पे कोई प्रेशर लगाया इस कंटेनर के ऊपर। तो उस प्रेशर से ये वॉल्यूम कुछ शेप में, मतलब कुछ डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मान लेते P1 हमने वो प्रेशर लगाया और V1 इसमें वो वॉल्यूम थोड़ा स्क्वीज हो गया, ठीक है। मान लो अगर हम इसमें कोई 0.5 बार का इसमें हम सेकेंड टाइम कोई प्रेशर लगाते हैं, तो ये इससे तो डिफरेंट होगा, मतलब हमने P2 कोई अलग प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम थोड़ा अलग होगा। ऐसे चाहे हम कितने भी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम प्रेशर लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रेशर लगाए तो अलग अलग वॉल्यूम होगा। सिंपल सी बात है, हम जितना इसको, अगर मान लो इतना स्क्वीज करें, हम इसको इतना दबाएं तो कुछ इतने एरिया में आ जाएगा ये, इतने एरिया मान लो इतना हमने इसको स्क्वीज कर दिया, मान लो फिर बाद में इतना ही इसको हमने दबा दिया तो उतना इसमें वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 P2 V2। और एक काफ़ी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सिंपल से आपको P1 दिया होगा, कहीं पे V1 दिया होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, P2 दिया होगा और V2 दिया होगा, मतलब V2 पूछ लें आपको, ये तीनों देके आपको V2 पूछ लेगा, या आपको
ये V2 V1 या P1 देखिए P2 पूछ लेगा, ओनली टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें लास्ट फाइनली ये बस बॉयल्स ने यही बताया, बॉयल्स लॉ यही कहता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो तो जो प्रेशर एंड जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें कोई ग्राफ भी है, वो भी देख लेते हैं। तो इसी लॉ को अगर हमें ग्राफ में डिनोट करना हो, अगर ग्राफ में शो करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लो इस तरफ हमने प्रेशर ले लिया और इस तरफ हमने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, तो प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, मान लो ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर हमने एक टाइम पर टेम्परेचर लिया था 600 केल्विन, एक पर हमने लिखा 400 केल्विन और एक टाइम पर ले रखा हमने 200 केल्विन। तो इनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी टेम्परेचर ले सकते हो, लेकिन जो इसमें मेन जो बात है वो है कि देखो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिक्रीज करेंगे प्रेशर को, वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरीके से इस बॉयल्स लॉ को ग्राफ में शो कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी भी देख लिया हमने, कैसे क्या थ्योरी है, फिर हमने उसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में भी देख लिया कि P1 एक कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर कांस्टेंट पे कैसे वर्क करता है, और बाय ग्राफ भी हमने इसको देख लिया कि ग्राफ में हम कैसे शो कर सकते हैं। तो बस यही था बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स लॉ है वो यही है, बस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर आप इसमें कॉमन थोड़ा सा सेंस यूज करोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।